हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो इस टॉपिक में हम गेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे उन्हें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जितना भी हो सके सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है कि हम और वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एयरेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव। तो एयरेशन जो होता है वाटर में, वो इसीलिए किया जाता है कि डिज़ोल्व गैसेस को रिमूव किया जा सके। एयरेशन से बहुत हाई एफिशिएंसी तक डिज़ोल्व गैसेस जो होती हैं वो रिमूव हो जाती है। और डिज़ोल्व गैसेस से बहुत टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे H2S अगर हो तो पानी गंदा सा सड़ा सा महकता है। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए एयरेशन किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट्स 6000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर डे। ओके, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस discrete particles are required to be settled in a clarifier. A column test indicates that overflow rate of 1.5 meter per hour would produce a desired removable particle of clarifier having depth of 3 meter. The volume required in clarifier would be ओके तो हमसे ये कह रहा है कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो था वो 6000 मीटर क्यूब वाटर को ट्रीट करता था पर डे। ठीक है, इतना वाटर वो पर डे ट्रीट कर देता था। उसके बाद यहाँ पे ओवरफ्लो रेट दिया है, हमारा ओवरफ्लो रेट दिया है 1.5 मीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि ये डिज़ायर्ड रिमूव करता था पार्टिकल जो कि डेप्थ है 3 मीटर। यानी कि जो टैंक है, जिस टैंक में हम ये सेडिमेंटेशन या फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका जो डेप्थ दिया गया है टैंक का वो 3 मीटर दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा इस टैंक का। ठीक है, तो हमें जहाँ तक पता है कि ओवरफ्लो रेट जो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ओवरफ्लो रेट के हेल्प से निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, Q अपॉन ओवरफ्लो रेट को हम कहते हैं सरफेस एरिया। इस टैंक का जो सरफेस एरिया होगा, ऊपर वाला जो सरफेस एरिया होगा इस टैंक का, जो ऊपर वाला ये जो सरफेस एरिया होगा, इसको निकालने के लिए हम ये करते हैं Q अपॉन OFR। OFR बेसिकली होता है क्या है कि मान लीजिए अगर ये टैंक है, मान लीजिए ये टैंक है, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो यहाँ से शुरू होके ऐसे जाके यहाँ पे सेटल करेगा, इस पार्टिकल के वेलोसिटी को ओवरफ्लो रेट कहते हैं। ठीक है, और इनसे जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो सारे सेटल हो जाएंगे पहले ही, और इनसे जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सेटल नहीं होंगे, वो पानी के साथ आगे चले जाएंगे। तो उनको आगे वाले प्रोसेस में निकाला जाता है। तो ओवरफ्लो रेट का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हमको ओवरफ्लो रेट पता ही है, तो हमें यहाँ पे डिस्चार्ज भी दिया हुआ है और ओवरफ्लो रेट भी दिया हुआ है। बस दोनों के यूनिट्स को जो है हम मैच कर लेंगे। तो ऐसे मतलब ये पर डे में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यों हम निकाल लेंगे पर आवर में, तो 6000 डिवाइडेड बाई 24 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये पर आवर में आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये मीटर क्यूब पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 250 आ जाएगा, 250 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, उसके बाद OFR दिया हुआ है हमें 1.5 मीटर पर आवर। इससे हम डिवाइड करते हैं तो मीटर से ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और आवर से आवर कट जाएगा। ठीक है, 1.5 तो ये 0, 5 से 3 टाइम्स और ये 500, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 166.667 मीटर स्क्वायर आएगा इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमें पता चल गया, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम बस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्लैरिफायर का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं ये 500/3 आया था और इसका डेप्थ कितना है 3, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया जो कि है 500/3 मीटर स्क्वायर इंटू डेप्थ जो कि है 3 मीटर,
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 मीटर क्यूब ये हमारा क्लैरिफायर का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 500 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर 500 मीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है क्लैरिफॉकुलेटर जो था वो यूनिट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स टू अकर, मतलब अगर क्लैरिफॉकुलेटर है यूनिट तो कौन सी चीज़ें इसमें से होंगी। ठीक है, तो क्लैरिफॉकुलेटर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो कोगुलेशन भी करता है, फॉकुलेशन भी करता है। तो पहले जैसे फ्लॉक्स बनाएगा, वो फ्लॉक्स बनाएगा अगर इसमें हम कोई कोगुलेंट डालते हैं जैसे एलम वगैरह, तो उसमें फ्लॉक्स बनते हैं, यानी कि डेंस स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ के डेंस पार्टिकल बनाने लगेंगे, डेंस या फिर लाइट फ्लॉक बनाने लगेंगे। वो बड़ा होता है, वो साइज़ में बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले सेटल कर जाएगा। ठीक है, तो पहले तो फ्लॉक फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन करके उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोगुलेशन और फॉकुलेशन जो होता है एलम से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर क्लोरिनेशन, इमीडिएटली आफ्टर बिफोर क्लोरिनेशन या आफ्टर क्लोरिनेशन, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन या बिफोर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन हम लोग किस लिए करते हैं, जो पार्टिकल हमारे सेडिमेंटेशन वगैरह में नहीं निकल पाते उसके लिए हम लोग सैंड फिल्ट्रेशन करते हैं, रैपिड या स्लो। ठीक है, तो इसमें बिफोर ही रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम बाद में करते हैं तो क्या मतलब रहेगा, अगर सारे जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो रैपिड सैंड फिल्टर से ही निकल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा कि पहले हम लोग सेडिमेंटेशन वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक फ्लो दिया हुआ है 5.7 मिलियन लीटर्स पर डे का और डिटेंशन टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का। सरफेस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक टू रिमूव ऑल द पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी 0.33 mm/s इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों को पहचानना है कि कौन सी हमारी चीज़ें काम की हैं कौन सी नहीं है। जैसे क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, हमें पहले हमें क्यू दिया हुआ है। ठीक है, 5.7 मिलियन लीटर्स पर डे। ओके, तो इसे हम जब कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे। ओके, ये 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो मिलियन लीटर्स पर डे आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो हमें 5.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे आ जाएगा, जो कि होता है 5700 मीटर क्यूब पर डे। और यहाँ पे हमें सेटलिंग वेलोसिटी दिया हुआ है इतने का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं है और सरफेस एरिया ही निकालना है हमें और कुछ दिया नहीं है, तो इसे हम OFR ही मान लेंगे। ये ओवरफ्लो रेट जो होता है वही मान लेंगे, ये ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है हमें। तो OFR हमें दिया हुआ है कितना 0.33 mm/s। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे अगर मीटर पर डे में। ओके, मीटर पर डे में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा 0.33 अपॉन 1000 करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 24 इंटू 3600 करेंगे तो ये सेकेंड्स डे में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा आता है 28.51 हमारा आता है ये। ठीक है, मीटर पर डे। तो इन दोनों को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। आप दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो अपॉन OFR जब आप कीजिएगा, इस क्यू को आप जब इससे डिवाइड कीजिएगा 28.51 से, तो ये हमारा आंसर आता है 200 मीटर स्क्वायर के करीब, 200 मीटर स्क्वायर के करीब। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि यूज़ ऑफ कोआगुलेंट सच एज एलम को जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो जहाँ तक हमें पता है कि एलम जो होता है वो अगर
एक्सेस में चला जाए तो फिर वो क्या करता है, एसिडिक बना देता है वाटर को। तो एसिडिक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पीएच कम होना चाहिए। तो पीएच कम होना चाहिए ना, तो रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ पीएच ऑफ वाटर, जो कि एसिडिक का केस है। तो यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कौन सा केमिकल है जो कोagulation के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोagulation के लिए हम लोग एलम यूज़ करते हैं। तो एलम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O। तो ये क्या है, बेसिकली अल्मोनियम सल्फेट ही है। ठीक है, अल्मोनियम सल्फेट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये दिया है, क्या कह रहा है हमसे कि अ टाउन हैज़ एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक था, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है 17 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, और इट इज़ डिज़ायरेबल टू रिमूव द पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.1 mm पर सेकेंड। और अज्यूम किया जाता है कि टैंक जो है आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक है, तो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूवल अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। ओके, तो जो परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूवल होता है ना, वो उसका फार्मूला होता है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी हमें दी होगी अपॉन ओवरफ्लो रेट इंटू 100 करेंगे, तो उस सेटलिंग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल्स होंगे उनका हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना वो लोग सेटल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला को यूज़ करते हैं, फार्मूला का यूज़ करेंगे 0.1 mm पर सेकेंड अपॉन OFR। तो OFR को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। OFR हमें कितना दिया हुआ है, 17 मीटर पर डे। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 17,000 mm अपॉन 24 इंटू 36 सेकेंड, इतना 3600 सेकेंड। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1967 mm पर सेकेंड आता है। ओके, तो इससे अब हम इसे डिवाइड करेंगे। OFR की वैल्यू ये रही OFR की वैल्यू। तो इससे जब हम यहाँ पुट करके फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 50.6% के करीब आता है। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर जो हमारा बी है, तो बी को मार्क कर देंगे, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग ओवर फ्लो रेट ऑफ 432 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्यू दिया हुआ है इतना, ये वाला 432 मीटर क्यूब पर आवर। और हमसे ये कह रहा है व्हाट इज़ रिक्वायर्ड प्लान एरिया ऑफ टाइप 1 सेटलिंग टैंक टू रिमूव 90% ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो मतलब कह रहा है कि एक सेटलिंग वेलोसिटी दी है हमें और उससे 90% पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं इस सेटलिंग वेलोसिटी के। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी यानी कि US अपॉन ओवरफ्लो रेट इंटू 100 इज इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंटेज। वो जितना भी परसेंट आएगा, यानी यहाँ 90% रिमूव हो रहा है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ से चला जाएगा तो ये 0.9 आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ से पूरा। ठीक है, और तो OFR की वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, 0.12 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 0.9। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके वैल्यू आती है 0.133 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो OFR की वैल्यू हमें आ गई। अब यहाँ पे हमें Q दिया हुआ है किसमें, 432 मीटर क्यूब पर आवर में। तो मीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा कि अगर हम इस OFR को ही मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लें। ओके, मीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइड करना आसान होगा हमें, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0133 सेंटीमीटर दिया था, इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनट में और फिर आवर के लिए 60 से और तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे का जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 4.8 आता है, 4.8 मीटर पर आवर। और आप 432 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको सरफेस एरिया पता चल जाएगा, इसका
सरफेस एरिया जो कि होगा 432 यानी Q अपॉन OFR। तो 432 मीटर क्यूब पर आवर अपॉन 4.8 मीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्यों सी देख सकते हैं आप, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है आइडियल हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ सेटलिंग बेसिन 3 मीटर डीप, सरफेस एरिया भी दिया हुआ है हमें, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 8000 मीटर क्यूब पर डे, और वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, और हमें म्यू दिया हुआ है 10⁻³ kg पर मीटर पर सेकेंड, और डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अज्यूमिंग स्टोक्स लॉ टू बी वैलिड, द प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ स्फेरिकल सैंड पार्टिकल्स ऑफ 0.01 mm in diameter with specific gravity 2.65 that will be removed। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या है, बस इतना रहा है कि हमें सरफेस एरिया पता है, हमें क्यू पता है यानी डिस्चार्ज पता है हमें 8000 मीटर क्यूब पर डे। उसके बाद हमें डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है इस तरीके से कि हम निकाल पाएँ जो सेटलिंग वेलोसिटी है पार्टिकल का। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी हम पार्टिकल का निकाल पाएँ, तो उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का पहले तो फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल G-1 इंटू गामा W डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। ठीक है, न्यू का फार्मूला होता है म्यू अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इसे हम निकालेंगे। उसके बाद डी स्क्वायर, डी तो हमें दिया हुआ है ना डायमीटर 0.11, तो हमें डी दिया हुआ है 0.01 mm। ठीक है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करके ही पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर, डी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू हमें दी है 2.65, डेंसिटी की वैल्यू दी है हमें 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमें म्यू की वैल्यू दी है 10⁻³ kg पर मीटर सेकेंड। उसके बाद हमें क्यू की वैल्यू दी है 8000 मीटर क्यूब पर डे। तो इस डे को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे हमें सेकंड में ही दिया हुआ है, तो इसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 24 इंटू 3600 इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, 900 मीटर स्क्वायर। तो हमें फार्मूला पता होगा कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन ओवरफ्लो रेट। तो ओवरफ्लो रेट इज इक्वल टू यानी OFR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सरफेस एरिया। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ओवरफ्लो रेट जो होगा वो आ जाएगा 1.028 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने ओवरफ्लो रेट तो निकाल ही लिया है, अब हम सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो जी की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि होगा 2.65 - 1 इंटू गामा डब्ल्यू कितना होता है 9.81 यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद डी स्क्वायर, डी कितना था, ये रहा डी, तो डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन 18 इंटू, जब आप न्यू निकालेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी करके, तो 10⁻⁻6 आता है। और डी की वैल्यू क्या होगी 0.01 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर ये और ये हो जाएगा, कैलकुलेट करके आएगा ये 1.65। जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.899 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आता है। ओके, तो हम फार्मूला लगा देंगे कि कितना परसेंट पार्टिकल सेटल करेगा, तो VS अपॉन OFR इंटू 100। ठीक है, इस पूरे को आप लगाते हैं तो 0.899 इंटू 10⁻4 और ये 10⁻4 दोनों डिवीज़न में है तो कट जाएंगे, अपॉन 1.028 इंटू 100। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 87.45 के अराउंड आता है। ठीक है, परसेंटेज। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर हमारा सी है, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये एक कंबाइंड डेटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कह रहा है कि ए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक विथ लेंथ 20 मीटर, विड्थ दिया है इसका 10 मीटर, यानी कि लेंथ और विड्थ दे दिया है। तो सरफेस एरिया पहले ही पता चल गया हमें, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 20 × 10, जो कि हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका डेप्थ दिया हुआ है जो कि h 3 मीटर। तो यहाँ पे यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि 4 मिलियन लीटर्स वाटर जो था पर डे है, यानी कि क्यू हमें पता है, सरफेस एरिया हमें पता था, क्यू हमें पता है, क्यू कितना है 4 mld। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 10⁶ क्या हो जाएगा, लीटर्स पर डे। लीटर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में 10⁻³ से डिवाइड कर लेंगे, तो इतना लीटर्स पर डे, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है ये हमें, 4000 मीटर क्यूब पर डे। ये 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब पर डे में। तो 4000 मीटर क्यूब पर डे हमें क्यू आ गया, और सरफेस एरिया हमें पता है कि 200 मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ओवरफ्लो रेट क्या होगा। तो ओवरफ्लो रेट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, क्यू अपॉन सरफेस एरिया। तो क्यू अपॉन सरफेस एरिया करके हम ओवरफ्लो रेट निकालेंगे, तो 4000 अपॉन 200, तो यह हमें कितना आ जाएगा, 20 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम डायमीटर ऑफ पार्टिकल विच कैन बी रिमूव्ड विथ 100% एफिशिएंसी एंड अबव सेडिमेंटेशन। तो हम जानते हैं कि जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में ओवरफ्लो रेट से जो मूव करता है वही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है और एकदम एंड पॉइंट पे जाके सेटल करता है, यानी कि जो OFR वाले पार्टिकल्स होंगे वही 100% सेटल होंगे या उससे बड़े पार्टिकल्स 100% सेटल होंगे। तो OFR वाले पार्टिकल्स का हम निकाल लेते हैं। तो हमें ओवरफ्लो रेट कितना आया था, ओवरफ्लो रेट भी एक टाइप की सेटलिंग वेलोसिटी ही होती है। तो ये कितना आया था, 20 मीटर पर डे, ये आया था 20 मीटर पर डे। तो डे को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, इज इक्वल्स टू ये फार्मूला लगा देंगे हम, G-1 गामा W डी स्क्वायर, ये डायमीटर स्क्वायर अपॉन 18 न्यू होता है म्यू अपॉन डेंसिटी, ये होता है डायनेमिक अपॉन डेंसिटी, ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके। तो जब इस पूरे में हम सब कुछ वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 16 × 10⁻³ mm के करीब आता है। ये ऑप्शन हमारा सबसे क्लोजेस्ट आता है इसके। तो जो OFR के करस्पॉन्डिंग हमारा डायमीटर होगा पार्टिकल्स का, उसकी वैल्यू आएगी 16 × 10⁻³ mm, ओके। तो बी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल फ्लो प्राइमरी क्लैरिफायर टेस्ट का वेस्ट वाटर को ट्रीट करता था, ठीक है, 10%, 60% एंड 30% ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी 0.1 mm/s, 0.2 mm/s एंड 1 mm/s, ओके। व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स रिमूव्ड इफ़ द क्लैरिफायर ऑपरेट्स एट सरफेस फ्लो रेट ऑफ इतना, ओके। तो हमें सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, ओवरफ्लो रेट जो था हमारा वो दिया हुआ है 43.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ओके। यह हमारा OFR दिया हुआ है और डिफरेंट सेटलिंग वेलोसिटीज़ दी हुई है। VS1 दिया हुआ है कितना, 0.1 mm/s, VS2 दिया हुआ है हमें 0.2 mm/s और VS3 दिया है हमें 1 mm/s, ठीक है। तो ये वेरियस सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है। तो इन सेटलिंग वेलोसिटीज़ के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि कितना कितना परसेंट वो सेटल करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन OFR × 100
और इसके साथ होगा तो 0.2 अपॉन ओ एफ आर इंटू 100, और ये ऐसा ही सिमिलर VS3 के लिए भी होगा तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड अपॉन ओ एफ आर इंटू 100। पहले हम जो ये ओवरफ्लो रेट दिया है ये मीटर पर डे में दिया है, मीटर पर डे में, इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे MM पर सेकेंड में। तो 43.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 24 इंटू 3600, तो ये मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम ये सारे परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो वेस्ट वाटर में जो था 10% थे पार्टिकल्स इन सब के, और उनमें से ये परसेंटेज पार्टिकल सेटल करेंगे। तो जैसा कि हम इन तीनों के लिए हम कितने कितने परसेंट सेटल करेगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो VS1 के करस्पॉन्डिंग कितने परसेंट सेटल करेगा, पहले तो OFR को इसको कैलकुलेट करिएगा आप। तो 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.5 इंटू 100। सिमिलरली बाकियों के लिए भी हम निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए आता है हमारा 20%, सेकेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे हमारा तो 40% आता है, और थर्ड के लिए आता है हमारा 100%। ये बिगर है, ठीक है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी का है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी है, यानी कि वो बिगर पार्टिकल होगा तो वो 100% सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 100% पार्टिकल सेटल कर जा रहा है 30% पार्टिकल्स में से, मतलब 30% का 100% सेटल कर जाएगा, यानी कि 30% तो पूरा सेटल हो गया। उसके बाद 20% जो सेटल होगा 10% का, यानी कि कितना परसेंट पार्टिकल सेटल हुआ 0.2 इंटू 0.1, तो ये 0.02% है, यानी कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये 2% आता है। और सिमिलरली अगर 60% के लिए देखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना सेटल हो रहा था 40%, तो 40% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 40% के अकॉर्डिंग 0.4 इंटू 0.6, तो ये 0.24 इंटू 100 करेंगे हम, तो ये 24%, मतलब इन 60% पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी 0.2 mm पर सेकेंड है उसमें से 24% पार्टिकल सेटल कर जाएंगे, तो ये 24%। तो टोटल जो पार्टिकल्स थे उसमें कितना परसेंट पार्टिकल सेटल हो जाएगा अगर ओवरफ्लो रेट इतना हुआ तो, यानी कि इन तीनों का हमें सम कर लेना है। तो ये 56% के करीब आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, 56% ही आ रहा है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सेटलिंग टैंक था जो डिज़ाइन किया गया था ओवरफ्लो रेट के लिए, जो कि है 30 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ओके। और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमें, डेंसिटी दिया हुआ है, उसके बाद डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है वाटर का, उसके बाद कह रहा है कि न्यूटन स्टोक्स लॉ वैलिड है। तो अप्रॉक्सीमेट मिनिमम साइज़ क्या होगा पार्टिकल का जो कि रिमूव किया जा सकेगा। तो जो मिनिमम साइज़ होगा वो क्या रिमूव किया जा सकेगा, जो ओवरफ्लो रेट के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे ओवरफ्लो रेट की जो वेलोसिटी होगी, जो कि वही हम सेटलिंग वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग मान लेंगे इसे, क्योंकि वो सेटलिंग वेलोसिटी होती है टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये G-1 इंटू गामा W d स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 18 न्यू होता है ये न्यू, इसमें न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू अपॉन डेंसिटी, ठीक है। आप सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ये 9.81 होता है, ओके। सारी वैल्यूज़ को आप पुट करके जब आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका 0.02 mm के करीब आता है इसका डायमीटर, ओके। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ सस्पेंशन ऑफ सैंड लाइक पार्टिकल्स इन वाटर विथ particle of diameter 0.1 mm base below the flowing settling tank is 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, मुझे Q दिया हुआ है, यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद पार्टिकल का डायमीटर दिया हुआ है कि 0.1 mm है, ओके। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे पता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दिया है। पूछ रहा है मिनिमम सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर settling tank removed particle size of 0.06 mm and above with 100% efficiency। तो इस क्वेश्चन में हमको बस ये पता करना है कि 0.06 mm के डायमीटर के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा, जो सेटलिंग वेलोसिटी होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कितना ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए कि इस डायमीटर का, यानी 0.06 mm डायमीटर के पार्टिकल्स 100% एफिशिएंसी के साथ रिमूव हो जाएं।
तो हम इसके करस्पॉन्डिंग पहले सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेंगे। वी एस इज इक्वल टू क्या होता है, G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। तो हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें दिया हुआ है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है, उसके बाद डायमीटर की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट करके यहाँ से वी एस निकाल लेंगे। तो चलिए सारे वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। तो जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, 2.65 माइनस 1, गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है 9.81, मल्टीप्लाई में होगा ये, डी की वैल्यू दी हुई है 0.06 mm का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपॉन 18 इंटू काइनेमेटिक कितनी दी हुई थी, विस्कोसिटी 1.0105 इंटू 10⁻²। अब इस पूरे से जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है, तो ये 0.3204 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड आता है। इसे मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा 3.204 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब Q की वैल्यू हमें पता है, हमें OFR यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग 100 है, यानी इसी OFR मान लेंगे, ये पता है मुझे। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इस Q को इस सेटलिंग वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे को हमको डिवाइड करने के बाद 31.214 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 31.214 मीटर स्क्वायर का हमें सरफेस एरिया चाहिए होगा, अगर हमको इस पार्टिकल को 100% एफिशिएंसी के साथ निकालना है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, कंसिडर ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक PST इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विथ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ, अच्छा ओके, हमें सरफेस ओवरफ्लो रेट दे दिया है मीटर क्यूब 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ओके, और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स विच हैव 90% theoretical removal efficiency of this tank is, अच्छा ओके, हमसे ये पूछ रहा है कि 90% पार्टिकल जो रिमूव हो जाएंगे उनका डायमीटर क्या होगा। उसके बाद सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में भी करना बस इतना ही है कि सेटलिंग वेलोसिटी निकाल लेनी है। ठीक है, और 90% सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के बाद मान लीजिए हम सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे, VS इज इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। इस फॉर्मूले से हम सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, जो भी सेटलिंग वेलोसिटी आपका आएगा, ये ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों का जो यूनिट हो, ओवरफ्लो रेट और सेटलिंग वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए यूनिट। तो ये कह रहा है हमसे 90/100 यानी कि 90% इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन ओवरफ्लो रेट इंटू 100 करते थे ना। तो ये 100 मैं इधर लेके चला गया हूँ, इधर लेके चला आया हूँ। ठीक है, उसीलिए मैंने इधर नहीं लिखा इसे। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे इससे, तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी हमें, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी हमें ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये जो सेटलिंग वेलोसिटी OFR हमें पता है 90% सेटलमेंट होना है, तो सेटलिंग वेलोसिटी आ जाएगा। अब इस सेटलिंग वेलोसिटी को यहाँ पुट करेंगे और उसकी मदद से हम डायमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ पता है, डायमीटर बस नहीं पता है। तो इसका जो डायमीटर आता है हमारा वो आता है 25.7 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी 25.7 माइक्रोमीटर आता है इसका डायमीटर, जो कि होगा 25.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। तो इस पूरे सबको सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली करना क्या था, आपको इस वाले तरीके से सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी थी और सेटलिंग वेलोसिटी पता चल जाता था, उससे आपको डायमीटर निकालना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, ए वाटर सप्लाई बोर्ड जो था रिस्पॉन्सिबल था ट्रीटिंग वाटर को, वाटर ट्रीट करने के लिए 1500 मीटर क्यूब पर डे, हमें क्यू दे दिया यहाँ पे। उसके बाद सेटलिंग कॉलम एनालिसिस किया गया था, ओवरफ्लो रेट आया था इसका इतना 20 मीटर पर डे। उसके बाद विल प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्ट्री रिमूवल ऑफ डेप्थ ऑफ इतना, मतलब इतने डेप्थ तक ये रिमूव करता है जो भी पार्टिकल्स हैं उसको। इट इज़ डिसाइडेड टू have two circular settling tanks in parallel.
द रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ दिस सेटलिंग टैंक इज। ओके, तो हमसे बस ये कह रहा है कि दो सेटलिंग टैंक अगर हमको बिठाने हैं तो उन दोनों का डायमीटर क्या होगा, अगर ये ओवरफ्लो रेट है और इतना हमको मीटर क्यूब वाटर रिमूव करना है, मतलब ट्रीट करना है, तो हमें क्यू पता चल गया है कितना है, 1500 मीटर क्यूब पर डे। ओके, उसके बाद फिर ओवरफ्लो रेट हमें पता है, OFR की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर डे। तो इससे हमें सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया हमें कितना आ जाएगा, Q अपॉन OFR कर देंगे तो सरफेस एरिया हमारा आ जाता है, दोनों को डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारा 75 मीटर स्क्वायर। तो 75 मीटर स्क्वायर जो आया है वो हमें दो सेटलिंग टैंक बनाना है ना, तो आधा आधा सरफेस एरिया हम डिवाइड कर देंगे, तो पर सेटलिंग टैंक कितना एरिया हो जाएगा, 75/2 मीटर स्क्वायर। और इसके एरिया को, मतलब सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक है ना, तो सर्कुलर का सरफेस एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। हमसे डायमीटर पूछा था, तो इससे इस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे इस दोनों को इक्वेट करके डायमीटर की वैल्यू, तो डायमीटर की वैल्यू हमारी 6.9 मीटर्स आती है। ओके, तो 6.9 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, इसे लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि स्फेरिकल ग्रिड पार्टिकल्स था जिसका रेडियस 0.1 mm है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, नीड्स टू बी सेपरेटेड इन अ सेटलिंग चैम्बर। इट इज़ गिवन दैट जी की वैल्यू दी हुई है हमें 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी दे दिया हमें। उसके बाद लैमिनार कंडीशन अगर कंसीडर करते हैं तो सेटलिंग वेलोसिटी mm पर सेकेंड में 1 डेसिमल प्लेस तक क्या होगा। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस हमें सब कुछ दिया हुआ है इसमें, बस Vs का फॉर्मूला लगा देना है, G-1 गामा W डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमें पता है, हमें गामा डब्ल्यू पता है, हमें डी की वैल्यू पता है, हमें जी की वैल्यू पता है। सबको पुट करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर 0.44 mm पर सेकेंड के करीब आता है। ओके, तो 0.44 पर सेकेंड mm पर सेकेंड इसका आंसर हम लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 1000 मीटर क्यूब पर डे। यहाँ भी हमें क्यू दे दिया है, क्यू की वैल्यू क्या दी है हमें, 1000 मीटर क्यूब पर डे। उसके बाद हमसे कह रहा है, इट इज फाउंड दैट ओवरफ्लो रेट इज 20 मीटर पर डे। ओके, ओवरफ्लो रेट हमें दिया है 20 मीटर पर डे, 20 मीटर पर डे। तो इस हिसाब से हम सरफेस एरिया तो आराम से निकाल सकते हैं, बहुत बार निकाल लिए, डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, तो हमें कितना आ जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया आ जाता है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि डायमीटर इन मीटर्स राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर ऑफ सर्कुलर सेटलिंग टैंक डिजाइन फॉर रिमूवल ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी। ओके, हमें अगर एक सेटलिंग टैंक बनाना है तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को किसके बराबर कर देंगे, सर्कुलर सेटलिंग टैंक है ना, तो सर्कुलर का एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। इससे इन दोनों से हम अगर डी कैलकुलेट करेंगे इक्वेट करके, तो डी की वैल्यू जो आती है हमारी वो 8 मीटर के करीब आती है। ओके, तो 8 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा इसका, तो 8 मीटर लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ कंप्लीट मिक्स्ड डाइल्यूट सस्पेंशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स हैविंग डायमीटर 0.25, 0.35, 0.45, 0.40 एंड 0.5 आर फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉलम। अच्छा, ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉलम में इन्हें फिल कर दिया गया है, जिनका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और हाइट इतना है। उसके बाद सस्पेंशन को अलाउ किया जाता है सेटल करने के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर 0.35 mm settle at bottom at 30 seconds. For the same period, the percentage removal of particles having diameter 0.45 and 0.5. तो जब जहाँ तक हमें पता है कि अगर छोटा पार्टिकल जो कि 0.3 mm डाया का पार्टिकल है, 0.35 mm डाया का पार्टिकल है, वो 30 सेकेंड में पूरा सेटल कर जा रहा है, तो उससे बड़े डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं 0.45 और 0.50, इनको सस्पेंशन में सेटल करने के लिए तो और कम टाइम लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 100% सेटलमेंट हो जाएगा इनका। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका 100 इसका आंसर हो जाएगा 100%। ओके, तो 100% लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है,
फ्लॉकुलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ओके। तो फ्लॉकुलेशन बेसिकली होता क्या है कि उसमें हम वाटर में कोगुलेंट डाल के उसे एजिटेट करते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करके एक बिग ग्रुप ऑफ पार्टिकल बनाएं या फ्लॉकुलेट कर जाएं, वो कंबाइन कर जाएं, ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। डेट रिमूव एल्गी फ्रॉम स्टेबलाइज पॉन्ड इन्फ्लुएंट, नहीं ये गलत है। That promotes the aggregation of a small particle into larger particle to enhance their removal by gravity, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि डेफिनेशन ही है बेसिकली उसका, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है डिज़ाइन पैरामीटर फॉर रैपिड मिक्सिंग यूनिट्स आर। तो रैपिड मिक्सिंग यूनिट जो होती है उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो बताना है इसमें हमें। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन, हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन यानी कि जहाँ पे उस सारे पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हैं कोगुलेंट के साथ उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी पे भी करता है विस्कोसिटी पे भी करता है, यानी कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए, ओके। थर्ड पढ़ते हैं विस्कोसिटी वेलोसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग बेसिन। तो ये सी ऑप्शन तो सीधे करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों पे बेसिकली हमें डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा तो उस सॉल्यूशन को या फिर उस पानी को हमें मिलाने में बहुत एजिटेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, प्लस उसमें सेटलमेंट जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कितना उसको हम एजिटेट कर रहे हैं कि कितने वेलोसिटी से वो एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे कि वो फ्लॉकुलेट कर पाएँ। तो और वॉल्यूम पे भी कि कितना वॉल्यूम है पानी की, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा पानी मिला रहे हैं या ज़्यादा, तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ फ्लॉकुलेशन इज़ गिवन बाय डायमीटर जी टी, वेयर एज जी इज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, टी इज़ डिटेंशन टाइम। अच्छा ओके, ये जो जी होता है ये टेम्पोरल मीन वेलोसिटी होता है, ओके। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी जो होता है ना जी, वो डिपेंड करता है तीन पैरामीटर्स पे, पी अपॉन म्यू इंटू वी। म्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी और ये होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। और ये होता है पावर, कितने पावर से उस पानी को हम हिला रहे हैं या फिर मिला रहे हैं, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है द मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड टी टू प्रोड्यूस स्मॉलर एंड डेंसर फ्लॉक, ठीक है। तो स्मॉलर और डेंसर फ्लॉक को प्रोवाइड करने के लिए जो जी की वैल्यू होनी चाहिए ना वो ज़्यादा होनी चाहिए और शॉर्ट टाइम ऑफ टी होना चाहिए, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा उनके मिलने का वो कम होना चाहिए और जी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब डेंसर फ्लॉक मान लीजिए जैसे कि अगर जी क्या होता है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी, मतलब ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच डिस्टेंस x है, इसका v1 है स्पीड, इसका v2 है, तो v1 माइनस v2 अपॉन x, ये जो होता है ना ये टेम्पोरल मीन वेलोसिटी है, मतलब उनके कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी टाइप से कह लीजिए। तो जितना ज़्यादा जी की वैल्यू होगी ना वो उतनी ज़्यादा मतलब कोलाइड करने की रखेंगे, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे तो और डेंस बनेगा, वो डेंस बनेगा फ्लॉकुलेट, ठीक है। और क्या कहते हैं डेंसर फ्लॉक्स बनेंगे और स्मॉलर इसलिए बनेंगे क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए उसे मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट अगर ज़्यादा टाइम के लिए मिलाते तो हम क्या होता, वो बड़ा होता जाता। मान लीजिए अगर शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए मिलाए, इतना बड़ा बना था तब तक हम मिलाना बंद कर दिए तो रुक जाएगा वो, अभी फिर ये सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस करना है अगर हमको स्मॉलर और डेंसर फ्लॉक तो जी बड़ा होना चाहिए और स्मॉल टाइम ऑफ टी होना चाहिए, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर प्रोसेस एन एवरेज फ्लो ऑफ 5005 मीटर क्यूब पर डे और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, ओवरफ्लो रेट दिया है तो डायमीटर ऑफ क्लैरिफायर क्या होगा। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें क्यू दिया हुआ है, ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है, उसके बाद दोनों से क्या आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये हमें क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5005 मीटर क्यूब पर डे, हमें OFR की वैल्यू क्या दी हुई है 35 मीटर पर डे। उसके बाद हमें सरफेस एरिया निकालना था तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो 143 मीटर स्क्वायर आता है। ये सरफेस एरिया आ गया। अब हमें डायमीटर बताना है क्लैरिफायर का। अगर सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर बनाए तो डायमीटर क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। इस जगह से अगर हम डी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें 13.5 मीटर आता है डी की वैल्यू, इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जो कि प्रोसेस करेगा 28800 मीटर क्यूब पर डे रॉ वाटर को, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है और रैपिड मिक्सिंग किया जाता है टैंक में जिसका वेलोसिटी ग्रेडियंट दिया हुआ है। ओके, उसके बाद ब्लेंड किया गया था 35 mg पर लीटर एलम को। द फ्लो ऑफ डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन टाइम दिया हुआ है, अच्छा ओके 2 मिनट का। तो पावर इनपुट क्या होगा रैपिड मिक्सिंग का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। पहले तो इसमें हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किया उतने डिटेंशन टाइम में। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम पीरियड हमको कितना दिया था, 2 मिनट का। उतने देर में हमको कितना वाटर फ्लो कर जाएगा। अगर हमें क्यू दिया हुआ है 28800 मीटर क्यूब पर डे, तो इसे तो हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे पर सेकेंड में। इसे पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 24 इंटू 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो ये हमारा 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम जो आ गया हमारा कितना आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हमारा 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमारा फ्लो करेगा। तो जी की वैल्यू क्या होती है, √अंडर पावर अपॉन म्यू इंटू वॉल्यूम। तो म्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि म्यू अपॉन रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू, डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या आ जाएगा, 10⁻³ ओके। इस पूरे को जब हम पुट करके पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 32400 वाट आता है। तो डी ऑप्शन हमारा मैच करा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है, कंसीडर करना है फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस को वाटर ट्रीटमेंट के, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है, क्लोरिनेशन है, रैपिड सैंड फिल्टरिंग है। इनको अरेंज करना है फर्स्ट टू लास्ट में। तो फर्स्ट तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन ही होगा क्योंकि पहले सेटलमेंट कर देंगे कि बड़े पार्टिकल्स हट जाएं। उसके बाद फिर मिक्सिंग होगा, उसके बाद फ्लोकुलेशन होगा क्योंकि मिक्स करेंगे तो उनमें एनर्जी आ जाएगी, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे कोगुलेंट के मदद से वो फ्लोकुलेशन की प्रोसेस में चले जाएंगे। यानी कि अभी तक तो ये सही लग रहा है, तो बाकी तो कोई मैच ही नहीं करता, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को मैच मार्क कर देंगे और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जो कि ऑपरेट करता है अराउंड क्लॉक विथ फ्लो रेट दिया हुआ है इसका 35 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, क्यू की वैल्यू दे दिया हमें। उसके बाद वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था। जार टेस्ट इंडिकेट किया गया कि एलम का डोज उसमें 25 mg है। तो विथ फ्लोकुलेशन एट जी टी वैल्यू ऑफ, मतलब जी इंटू टी की वैल्यू जो दी थी 4 × 10⁴ ऑप्टिमल रिजल्ट के लिए। तो एलम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 30 डे इन केजी इन ऑपरेशन ऑफ प्लांट इज। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एलम डोज जो है 25 mg पर लीटर यूज़ होता है। ठीक है, और इतने मीटर क्यूब पर मिनट का हमको डिस्चार्ज है। तो क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 35 मीटर क्यूब पर मिनट। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर्स पर डे में। तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 1000, इतना लीटर, 1000 लीटर इंटू 24 इंटू 60 डे में कन्वर्ट हो गया। तो ये टोटल जो हमारा कैलकुलेट करके आता है वो 504,000,000 लीटर्स पर डे आएगा। तो इतने लीटर पर डे पानी हमको ट्रीट करना है, तो इतने लीटर के लिए कितना हमको एलम चाहिए होगा, तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सेम हमें 30 दिन के लिए कितना चाहिए होगा, तो इसमें 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे को आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 3.78 इंटू 10⁻10 मिलीग्राम आता है। इतना एलम हमको लगेगा 30 दिन के लिए। ठीक है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते, केजी में आंसर बताना है ना, तो ये 10⁻7 ग्राम
तीन और ज़ीरो हटा दीजिए, 3.78 इंटू 10⁴ kg, जो कि होगा 378,000 kg। इतने kg ऑफ एलम लगेगा हमें 30 दिन पानी हमको क्योर करने के लिए, ठीक है। तो 378,000 kg एलम हमको चाहिए होगा उस पानी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ फ्लोकुलेशन टैंक कंटेन्स 1800 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। ओके, वॉल्यूम दे दिया हमें, उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट दे दिया है 100 पर सेकेंड। ओके, 100 सेकेंड इनवर्स। उसके बाद फिर हमें वाटर का टेम्परेचर बता दिया गया है, जिस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी है इतनी डायनेमिक विस्कोसिटी बता दी गई है। उसके बाद थ्योरेटिकल पावर हमसे पूछा है क्या होगा, तो हमें वॉल्यूम बता दिया है 1800 मीटर क्यूब। ओके, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू दे दी है 0.798 इंटू 10⁻³ ओके। उसके बाद हमें जी की वैल्यू बता दी है 100। अब हमसे पूछ रहा है पावर, तो फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल्स टू √P/μ इंटू वी। तो इससे हम जब P की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें 14.364 किलोवाट के करीब आता है, ठीक है। तो ये बस आप कैलकुलेट कर लेना, सारी वैल्यूज़ पता है ही। तो 14.364 किलोवाट आंसर आ जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टेन टू सैंड फिल्टर यूज्ड इन वाटर इंडस्ट्री। जो फिल्ट्रेशन रेट होना चाहिए 1 से 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन रन्स इन 24 to 72 आवर्स। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ लो। सैंड फिल्टर के केस में हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्लो सैंड फिल्टर के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो फिल्ट्रेशन रेट तो कम होता है उसका, यानी 1 करेक्ट है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है स्लो सैंड फिल्टर का वो भी कम होता है, यानी कि थर्ड भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। और जो रन ड्यूरेशन होता है वो और ज़्यादा ही होता है, तो ये 2 गलत है। तो 1 और 3 जो है, 1 और 3 जो है वो सही है ऑप्शन हमारे, तो 1 और 3 को मार्क कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है एक सिटी इज़ गोइंग टू इंस्टॉल अ रैपिड सैंड फिल्टर आफ्टर द सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, सेडिमेंटेशन टैंक के बाद रैपिड सैंड फिल्टर को किया गया था इंस्टॉल। तो डिज़ाइन लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर जो है वो, ओके, लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर जो है 200 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है। उसके बाद डिज़ाइन फ्लो रेट दिया हुआ है 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सरफेस एरिया पर फिल्टर बॉक्स दिया हुआ है इतना। द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर रैपिड सैंड फिल्टर विल बी। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमें Q की वैल्यू दी हुई है। Q की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 0.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे हमें ओवरफ्लो रेट क्या दिया हुआ है, ओवरफ्लो रेट दिया है कि जो कि डिज़ाइन लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर है वो दिया हुआ है 200 मीटर पर डे। तो इसे हम डे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.5 इंटू 24 इंटू 3600 इतना Q की वैल्यू और OFR हमें पता है। तो हम जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, 5 इंटू 24 इंटू 360 अपॉन 200, ठीक है। तो इस पूरे को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 100 कर लेंगे, ये 2 ज़ीरो हटा देंगे यहाँ से, तो ये 180 हो जाएगा। तो इस आप पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये आता है 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड था हमें रैपिड सैंड फिल्टर बनाने के लिए वो होगा 216 मीटर स्क्वायर का। तो 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ़ फिल्टर रिक्वायर्ड शैल बी। नंबर ऑफ़ फिल्टर कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो नंबर ऑफ़ फिल्टर पर फिल्टर का सरफेस एरिया हमें कितना दिया हुआ है 50। तो हम इसे 50 से डिवाइड कर देंगे। अगर 216 को अगर हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आता है 4.32 मीटर स्क्वायर। यानी कि कम से कम 5 फिल्टर तो होना ही चाहिए। 5 फिल्टर के अलावा एक स्टैंड बाई पे भी फिल्टर होता है। तो स्टैंड बाई पे जो फ़िल्टर होता है उसके कारण एक फ़िल्टर स्टैंड बाई पे हमेशा रखते हैं इमरजेंसी केसेस में। तो ये 6 फिल्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, 6 फिल्टर्स आ जाएंगे। तो 6 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 32 का सी भी मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इन अ रैपिड सैंड फिल्टर
द टाइम फॉर रीचिंग पार्टिकल ब्रेक थ्रू TB इज डिफाइंड एज टाइम elapsed फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फिल्टर रन टू टाइम एट विच टर्बिडिटी ऑफ द इफ्लुएंट फ्रॉम फिल्टर इज ग्रेटर दैन 2.5 NTU। उसके बाद हमसे कह रहा है कि द टाइम फॉर रीचिंग टर्मिनल हेड लॉस इज डिफाइंड एज टाइम elapsed फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द फिल्टर टू रन टू टाइम व्हेन हेड लॉस अक्रॉस द फिल्टर इज ग्रेटर दैन 3 मीटर। अच्छा, इन थ्योरी के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ओके, तो इसको पहले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर डेप्थ कीपिंग ऑल द कंडीशन सेम TB और TH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फिल्टर डेप्थ यानी कि जो भी फिल्टर यूज़ हो रहा था उसके डेप्थ को अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो TB है ये टर्बिडिटी के रिड्यूस होने का टाइम है, ठीक है। तो मतलब अगर फिल्टर डेप्थ बढ़ गया तो टर्बिडिटी जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो TB डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा है ये फ़िल्टर, तो हेड लॉस क्या होगा और इंक्रीज़ करेगा, तो TB डिक्रीज़ करेगा और हेड लॉस इंक्रीज़ करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द फिल्टर लोडिंग रेट वाइल कीपिंग ऑल द अदर कंडीशंस सेम। तो उस कंडीशन में जब फिल्टर लोडिंग रेट यानी कि OFR जो होगा उसको अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, बाकी सारे कंडीशन को अगर सेम रखेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम लोडिंग रेट बढ़ा देंगे, लोडिंग रेट अगर बढ़ा देंगे तो TB ऑब्वियस सी बात है कि मतलब और ज़्यादा कम हो जाएगा दोनों, ठीक है, दोनों कम होंगे। और लोडिंग रेट चूँकि ज़्यादा है तो फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ेगा ही, क्योंकि सरफेस देखिए जैसे कि अगर ये सरफेस एरिया है, ठीक है, ये चेंज नहीं होने जा रहा, ठीक है। उसके बाद ये Q है और OFR है, ठीक है। तो OFR अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, और सरफेस एरिया वही है तो Q ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अगर इधर ले आते हैं तो Q ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। Q फ्लो अगर बढ़ता है तो फिर ये TH जो होगा डिक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ TB और TH डिक्रीज़ ही करेगा। 34 का D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ टाउन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ रॉ वाटर डेली डोमेस्टिक सप्लाई के लिए। उसके बाद फ्लोकुलेट वाटर जो था प्रोड्यूस किया जाता था केमिकल से कोगुलेशन के द्वारा। ओके, अ कॉलम एनालिसिस इंडिकेटेड डैट ओवरफ्लो रेट इतना दिया हुआ है, फिर सेटिस्फैक्ट्री पार्टिकल रिमूवल के लिए डेप्थ भी दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें Q की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू दी हुई है 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट, और यहाँ पे हमें ओवरफ्लो रेट दिया हुआ है 0.2 mm पर सेकेंड। तो इन दोनों को आप सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद Q अपॉन OFR कर देंगे तो आपको सरफेस एरिया आ जाएगा। Q अपॉन OFR करेंगे तो आपको सरफेस एरिया आ जाएगा। मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको 350 आता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसका आंसर आपको 350 मीटर स्क्वायर आएगा। तो B ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैविंग डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैज़ 14 फिल्टर्स टू ट्रीट वाटर। ओके, डिस्चार्ज था 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का और 14 फिल्टर्स हैं ट्रीट करने के लिए वाटर को। ईच फिल्टर जो है जिसका एरिया दिया हुआ है सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर, और ड्यू टू बैक वॉशिंग 2 फिल्टर जो है नॉन ऑपरेशनल है। तो कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट यानी कि ओवरफ्लो रेट कैलकुलेट करना है उन फिल्टर्स का। ओके, तो जहाँ तक हम देख सकते हैं कि मतलब डिस्चार्ज हमें पता है, उसके बाद 14 फिल्टर्स का ट्रीट किया जाता है वाटर को, ठीक है, जिसमें से 2 जो है नॉन ऑपरेशनल हैं, बैक वॉशिंग कारण 2 नॉन ऑपरेशनल है। तो टोटल ऑपरेशनल कितने हो गए 12 फिल्टर, और उनका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 12 इंटू 50 या 600 मीटर स्क्वायर उनका सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमसे कह रहा है कि हाइड्रोलिक लोडिंग रेट उसका क्या होगा। तो हमें ये क्या पता चल गया, सरफेस एरिया पता चल गया, Q की वैल्यू हमें पता ही है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे हम 1 मीटर क्यूब पर डे कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 इंटू 24 इंटू
3600, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा, ये इतने मीटर क्यूब पर डे हो जाएगा। तो हम इससे OFR कैसे निकालेंगे? OFR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन सरफेस एरिया। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 144 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 144 हो जाएगा मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था जिसका कैपेसिटी दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, फिल्टर बॉक्स है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 6 × 10 मीटर। तो उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा एक फिल्टर बॉक्स का? 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन दिया हुआ है 6 × 10। उसके बाद लोडिंग रेट हमें दिया हुआ है 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ओके, OFR की वैल्यू भी दी हुई है। व्हेन 2 ऑफ द फिल्टर्स आर आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू बैक वॉशिंग, तो लोडिंग रेट क्या होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब अगर ये सरफेस एरिया 60 मीटर स्क्वायर का था और वाटर जो ट्रीट हो रहा है वो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ट्रीट हो रहा है, तो कितना डे में कितना ट्रीट होगा? 24 × 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये 86400 मीटर क्यूब पर डे, इतना वाटर ये ट्रीट कर रहा है। सरफेस एरिया अगर इतना इसका ओवरफ्लो रेट है तो टोटल सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए कितना हो जाएगा? 86400 अपॉन 120, तो ये 720 के करीब आता है मीटर स्क्वायर। और एक फ़िल्टर का कितना हमें पता है एरिया? 60 मीटर स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स कितने हैं? 12 यूनिट्स हैं, ठीक है। और हमसे ये कह रहा है कि दो फ़िल्टर वो आउट ऑफ सर्विस हैं ड्यू टू बैक वॉशिंग। तो टोटल फ़िल्टर कितने बचे? 10। उनका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर। और सेम वाटर को हमें ट्रीट करना है 8640, इतने वाटर को ही ट्रीट करना है हमें। तो हमें कितना क्या कहते हैं, कितना लोडिंग रेट हो जाएगा? तो 86400 डिवाइडेड बाई 600, तो ये हमें कितना आ जाएगा? ये 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। इतना लोडिंग रेट होना चाहिए अगर 10 काम कर रहे हैं, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है रैपिड सैंड फिल्टर कंपोजिंग अ नंबर ऑफ फिल्टर बेड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 99 मिलियन लीटर्स डे ऑफ पोर्टेबल वाटर। कंसिडर फॉलोइंग लॉस ड्यूरिंग बैक वॉशिंग एज 5% रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एज 6 मीटर पर आवर। ओके, हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, उसके बाद बैक वॉशिंग में जो वाटर लॉस हुआ है वो भी दिया हुआ है कि 5% वाटर हमारा लॉस हो गया है। उसके बाद कह रहा है लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ फिल्टर बेड इज इतना, यानी लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो, यानी बी का रेशियो जो है 1.35 दिया हुआ है, और विड्थ दिया हुआ है फिल्टर का, यानी बी की वैल्यू दी हुई है 5.2 मीटर। तो इससे हम लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.35 × 5.2 मीटर। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे जितना भी आएगा। उसके बाद 1 additional filter bed is provided to take care of breakdown and maintenance. The total number of required filter bed will be okay. तो यहाँ पे हमें Q दिया हुआ है, पहली बात Q दिया हुआ है 99 × 10⁶। तो ये 10⁶ मिलियन है लीटर्स में, तो ये कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से डिवाइड करके मीटर क्यूब पर डे में। ओके, इतना पर डे। और इसे हम और अगर कन्वर्ट कर लेंगे किस में? आवर्स में, तो ये इतना हो जाएगा 99 × 10⁻³ अपॉन 24 मीटर क्यूब पर आवर। तो इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4125 मीटर क्यूब पर आवर आता है, ठीक है। तो इतना पानी तो हमें फ़िल्टर करना है, प्लस बैक वॉशिंग के लिए कितना पानी यूज़ किया जाता है? 5% टोटल का, तो वो पानी भी तो हमें इसी से चाहिए होगा। तो टोटल पानी जो क्यू मैक्सिमम यूज़ होगा वो कितना हो जाएगा? Q × 1.05, इतना पानी और बढ़ा देंगे तो ये 433 1.5
मीटर क्यूब पर आवर के अराउंड आता है, ठीक है। और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमें कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर आवर। तो इससे हमें सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सरफेस एरिया जो है हमारा वो 735 या 31 के अराउंड आता है। ये 735 या 731 के अराउंड आता है। ये कैलकुलेट करने के बाद इन दोनों को डिवाइड करके आप देख लेना कितना आ रहा है। और उससे हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू बेड, यानी कि फ़िल्टर बेड के एरिया को डिवाइड कर देंगे, उतने फ़िल्टर बेड्स हमको चाहिए होंगे। तो लेंथ इनटू बेड करेंगे तो कितना आएगा, लेंथ हमारा ये रहा, विड्थ हमारा ये है, इसमें इंटू और 5.2 कर देंगे। तो इस पूरे को डिवाइड करेंगे जब 1.35 इंटू 5.2 के स्क्वायर से, तो हमें 19.77 बेड्स आते हैं, यानी कि 20 बेड्स। और एक बेड को हमेशा हमको मेंटेनेंस के लिए रखना ही है, मतलब इमरजेंसी के लिए। तो कितने नंबर टोटल बेड्स हो जाएंगे, 21। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एट ए स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विच हैज़ 4 फिल्टर्स, 4 फिल्टर्स थे, और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और बैक वॉशिंग का रेट दिया हुआ है। बैक वॉशिंग जो है 15 मिनट किया जाता है पर डे के लिए, और फिल्ट्रेशन जो है उसके बाद मतलब 15 मिनट तो बैक वॉशिंग होगा, उसके बाद जब फ़िल्टर दोबारा लगाया जाता है सर्विस के लिए 30 मिनट तक उसमें पानी नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें सुमिच डेक बने, मतलब बायोलॉजिकल फ़िल्टर बनना होता है ना, तो उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए 30 मिनट तक पानी उससे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन फिल्टर वाटर प्रोड्यूस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको तो निकालना बहुत आसान है। अगर एक दिन की बात करें, हम एक दिन की बात करें तो पर फिल्टर देख लेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पर फिल्टर के हिसाब से 200 मीटर क्यूब था ना पर डे, तो इतने में ये कितना पानी कर लेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक मतलब सारे फ़िल्टर का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पहले हम अज्यूम कर लेंगे। तो उस हिसाब से हमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ बैक वॉशिंग का क्यू आ जाएगा, यानी क्यू डिस्चार्ज जो है फिल्ट्रेशन का वो कितना हो जाएगा 200 मीटर क्यूब पर डे, और सेम डिस्चार्ज हो जाएगा बैक वॉशिंग का, ये फिल्ट्रेशन का या बैक वॉशिंग का कितना हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब पर डे, ओके। तो ये हमें आ गया। उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये जो डिस्चार्ज है ये 15 मिनट्स के लिए यूज़ हो रहा है एक दिन में, तो 15 मिनट्स के लिए कितना पानी फ़्लो करेगा वो तो हम निकाल ही सकते हैं इससे। तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60। तो इससे हमारा आता है ये 10.41 मीटर क्यूब, इतना पानी फ़्लो कर रहा है, ठीक है, बैक वॉशिंग में। उसके बाद सिमिलरली जब पानी को यूज़ करने से पहले 30 मिनट तक उसको फिल्ट्रेशन रेट से फ़्लो कराते हैं कि उस पर एंटीबैक्टीरियल कोट बन जाए कि जो बैक्टीरिया रिमूव करता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें कितना पानी फ़्लो करेगा 30 मिनट के हिसाब से 24 इंटू 60, तो ये आता है 4.167 मीटर क्यूब के करीब, ठीक है। तो इतना पानी हमें रिमूव करना है। टोटल पानी यानी फ़िल्टर कितना होगा, तो 45 मिनट के लिए तो वही सब चला जा रहा है, 45 मिनट के लिए तो वही सब हो रहा है, तो यानी कि 24/23.45 इतने टाइम के लिए बस हमको फ़िल्टर चलाना है, यानी कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इतना ही पानी फ़िल्टर होगा। तो ये आता है हमारा 206.45 मीटर क्यूब। तो परसेंटेज इंक्रीज़ क्या होगा हमारा, दोनों का सम यानी बैक वॉशिंग और ये टोटल वेस्ट वाटर का सम, ये वेस्ट ही होता है, तो ये टोटल का सम हो जाएगा हमारा 14.58 डिवाइडेड बाई 206.45 इंटू 100। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 7.06% आता है, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ क्लोरीन इन एन अमाउंट सफिशिएंट टू, ओके। मतलब ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पे मतलब क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन वो होता है कि मतलब जहाँ पे जो रिएक्ट भी कर जाए अमोनिया से, उसके बाद रेडली ऑक्साइडेबल जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर तक के
पार्टिकल्स से जो रिएक्ट कर जाता है ना, उस पॉइंट तक के पहुंचने को ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ही कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैथोजेंस आर यूजुअली रिमूव्ड बाय, पैथोजेंस जो होते हैं यूजुअली रिमूव किए जाते हैं क्लोरीनेशन से, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द एब्जॉर्बेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो सबको ही पता है एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं, तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ वेस्ट वाटर, ओके, इन सब में से कौन डिसइंफेक्टेंट है कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड हम क्लोरीन को ही यूज़ करते हैं सबसे कॉमनली, तो इसका आंसर बी हमारा हो जाएगा, तो बी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट, ओके, इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन पीएच वैल्यू, नहीं ये गलत है। इंक्रीजेज बाय इंक्रीज ऑफ पीएच वैल्यू, ये भी गलत है। रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पीएच वैल्यू, ये भी गलत है। उसके बाद इज़ रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। देखिए होता क्या है कि डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेसिकली HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है उसके कारण आती हैं। ठीक है, तो पहले तो जब क्लोरीन Cl2 गैस जब पानी में मिलता है तो ये बनाता है HOCl प्लस HOCl बनाता है और HCl बनाता है। ठीक है, और ये भी बेसिकली होता है तब जब pH ग्रेटर देन 5 हो। ठीक है, उसके बाद फिर HOCl जो डिकम्पोज होता है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में डिकम्पोज होता है। इसके लिए pH मतलब आगे जाने के लिए रिएक्शन को pH ज़्यादा होना चाहिए 8 से, लेकिन पीछे आने के लिए pH जो होना चाहिए वो 7 से कम होना चाहिए। तो HOCl किस में कन्वर्ट होता है, OCl माइनस प्लस Cl माइनस में, सॉरी OCl माइनस और H प्लस। ठीक है, तो इन दोनों में टूटता है, तो मतलब अगर ये OCl की तरफ ज़्यादा जाएगा तो उसकी डिसइंफेक्टिंग जो प्रॉपर्टी होगी वो कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है इज़ रिड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन pH, अगर pH इंक्रीज़ करेगा तो कम हो जाएगी ना, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इन डिसइंफेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि HOCl जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि क्लोरीन गैस जो था वो डिसइंफेक्शन कंबाइन वाटर फॉर्म में हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। ओके, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। उसके बाद फिर जो HOCl है वो आयोनाइज होता है हाइपोक्लोराइट आयन OCl माइनस, और जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिएक्शन दिया हुआ है हमें HOCl कन्वर्ट हो रहा है H प्लस और OCl में, K की वैल्यू भी दी हुई है हमें, तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ विच pH गवर्नड बाय pH, द सम ऑफ HOCl एंड OCl इज़ नोन एज फ्री क्लोरीन। ओके, तो जो सम होता है ना कंसंट्रेशन HOCl और OCl माइनस का, उसको फ्री क्लोरीन कहते हैं हम। और उसके बाद HOCl इज़ मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट, तो 90% फ्रैक्शन ऑफ HOCl इन फ्री क्लोरीन रेसिड्यूअल इज़ अवेलेबल एट pH वैल्यू ऑफ, तो हमसे ये कह रहा है कि अगर 90% HOCl प्रेजेंट है फ्री क्लोरीन में तो वो किस pH वैल्यू पे प्रेजेंट होगा। तो पहली बात तो यहाँ पे K की वैल्यू दे दी है हमें, K की वैल्यू दे दी है, क्या दी है 2.7 इंटू 10⁻⁸, ये हमें K की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद हमें ये पता है कि HOCl प्लस OCl माइनस इन दोनों का कंसंट्रेशन होता है फ्री क्लोरीन, जिसमें 90% ये है और 10% ये है, तो 0.9 टाइम्स ये है और 0.1 टाइम्स ये है इस टोटल फ्री क्लोरीन में। ठीक है, उसके बाद हमें pH बताना है कि जब ये कंडीशन होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू H प्लस अपॉन H प्लस OCl माइनस अपॉन HOCl।
ये हम लिख सकते हैं। तो हमें दोनों का फ्री क्लोरीन में कंसंट्रेशन पता ही है कि 0.9 और 0.1 है, तो इसमें हम पुट कर देंगे इसे 0.1 और इसे 0.9। ठीक है, तो के का वैल्यू पता है हमें, और ये पता है और ये भी पता है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो H प्लस का जो हम कंसंट्रेशन निकालेंगे वो H प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है हमें, H प्लस की कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है 24.3 इंटू 10⁻⁸ मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ओके, इतना आता है। तो इतने मोल्स पर लीटर आ गया। तो पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, पी एच का फॉर्मूला होता है हमें माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 6.6 आ जाता है पीएच इसका। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्लोरीन गैस जो है 8 mg पर लीटर HCl2 ऐड किया गया था ड्रिंकिंग वाटर सैंपल में। ठीक है, उसके बाद फिर फ्री क्लोरीन जो था वो 2 mg पर लीटर के हिसाब से मेज़र किया गया और 7.5 mm रिस्पेक्टिवली। फ्री क्लोरीन और पीएच उसका मेज़र किया गया था इतना। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ OCl आयंस पूछ रहा है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ OCl आयंस हमसे उसमें पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है कि कन्वर्टिबल रिएक्शन था HCl के, जो कि रिएक्शन ये दिया हुआ है हमें, और K की वैल्यू हमें दी हुई है, वेट ऑफ क्लोरीन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो जो फ्री क्लोरीन था उसको हम मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्री क्लोरीन ये 2 mg पर लीटर दिया था ना, इसे हम वेट से डिवाइड कर देंगे इसके, तो ये मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 35, ये इतना मोल पर लीटर हो गया ये फ्री क्लोरीन। ठीक है, और फ्री क्लोरीन किसका किसका सम होता है, OCl माइनस और HOCl का ना, OCl माइनस और HOCl दोनों का सम होता है। ठीक है, दोनों के कंसनट्रेशन का सम होता है, HOCl प्लस OCl माइनस दोनों के कंसनट्रेशन का सम होता है। ठीक है, तो जहाँ से हम ये इक्वेशन देख सकते हैं कि OCl और ये तो K की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, HOCl अपॉन H प्लस इंटू OCl माइनस। ठीक है, ये मिलेगी हमें। तो इसे हम अगर पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो H प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁷, क्योंकि पीएच हमें दिया हुआ है, पीएच हमें दिया हुआ है, और तो पीएच की वैल्यू हमें दी हुई है और H प्लस का कंसंट्रेशन ही पता है, तो माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा हमें, तो पीएच की वैल्यू कितनी दी हुई थी 7.5 माइनस 10⁻⁸ इतना। तो H प्लस का कंसंट्रेशन पता चल गया, K की वैल्यू हमें पता ही है। तो इनको जब हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो हमें HOCl इज इक्वल्स टू OCl माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इस पहले वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे इसको, इस पहले वाले इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमें फिर OCl की वैल्यू निकालनी थी ना, दोनों इक्वल हैं तो 2 टाइम्स OCl हो जाएगा, इसे हटा देंगे, ये हटा देंगे, 2 टाइम्स OCl हो जाएगा, तो बस इसे 2 से और डिवाइड कर देना है। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको 1.408 इंटू 10⁻⁴ आता है इसका आंसर, 1.408 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर इसका आंसर आता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 16 mld ऑफ वाटर जो था फ्लो कर रहा था 2.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइप, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। तो डिसइंफेक्शन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डिसइंफेक्शन के लिए TC इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे T और C जो है, T होता है टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑर्गेनिज्म, और C जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, और TC की पावर n होता है, TC की पावर n, तो n जो होता है वो होता है डाइल्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो दोनों टर्म्स के लिए हम लोग इक्वेट कर लेंगे, मतलब जैसे पहले कितना था और बाद में कितना था। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये T निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कितने कितने टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो एक हमें कितना दिया हुआ था, Q की वैल्यू हमें दी हुई थी 16 मिलियन लीटर पर डे। ओके, और हम देख रहे हैं कि ये 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है और इतना डायमीटर है। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम होगा।
ठीक है। और वेलोसिटी कैसे आएगा, Q अपॉन एरिया, ठीक है। तो इस पूरे को हम अगर इसको लिखते हैं साथ में तो ये क्या हो जाएगा, LA इंटू क्यू। उसके बाद वैसे ही कंसंट्रेशन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट कितना उसमें क्लोरीन यूज़ किया गया, वेट इंट अपॉन क्यू, कितने पानी में यूज़ किया गया। तो पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, L1 इंटू A1 अपॉन क्यू, और L और A सेम ही है तो इसे हम सेम ही रखेंगे, ठीक है, इंटू W1 अपॉन क्यू की पावर N इज इक्वल्स टू K। तो K तो कांस्टेंट ही था, तो फिर से L1 A1 क्योंकि लेंथ और एरिया तो सेम ही रहेगा। उसके बाद Q चेंज हो रहा है हमारा, तो Q को यहाँ पे Q1 और Q2 कर देंगे, Q1 Q2। उसके बाद फिर W2 क्योंकि वेट भी चेंज होगा, मतलब कितना क्लोरीन हमको डालना पड़ेगा, जबकि चेंज हो जाएगा 22 मिलियन लीटर पर डे में, तो W2 अपॉन Q2 की पावर N, ठीक है। इसको हम जब इक्वेट करेंगे और N की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2, सॉरी N की वैल्यू हमें 1 दी हुई थी, N की वैल्यू हमें 1 दी हुई है क्योंकि डाइल्यूशन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, N की वैल्यू 1 दी हुई है हमें, तो N की वैल्यू 1 लिख देंगे यहाँ पे, 1 1, ठीक है। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो LA1 से LA1 उड़ा देंगे, ठीक है। तो W2 बाई W1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2 का स्क्वायर अपॉन Q1 का स्क्वायर, और फिर W2 निकालना था हमें, तो Q2 का स्क्वायर अपॉन Q1 का स्क्वायर इंटू W1। तो Q2 कितना था हमारा, 22 अपॉन 16 का होल स्क्वायर इंटू 32। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 60.5 kg पर डे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब 16 mld से जब 22 mld पे पानी चेंज होगा ना, तो 60.5 kg पर डे हमको क्लोरीन यूज़ करना पड़ेगा उस पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो 48 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, पोर्टेबल वाटर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम टर्बिड सरफेस वाटर बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग ट्रीटमेंट सीक्वेंसेस। तो इसमें से हमको सही जो ट्रीटमेंट सीक्वेंस है उसे पहचानना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, तो देखते हैं हम। इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन है टर्बिड सरफेस वाटर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है पहले तो पानी ही लेंगे ना, टर्बिड सरफेस वाटर। उसके बाद फिर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे डिसइंफेक्शन ही पहले आ गया तो ये तो गलत है। उसके बाद टर्बिड सरफेस वाटर फिल्ट्रेशन पहले नहीं, सेडिमेंटेशन पहले करते हैं। टर्बिड सरफेस वाटर सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, फिर कोगुलेशन, फिर डिसइंफेक्शन, फिर फिल्ट्रेशन, नहीं फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन आता है तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बचता है, पढ़ लेते हैं फिर भी। टर्बिड सरफेस वाटर, कोगुलेशन, फिर फोकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई, एकदम करेक्ट है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हैं हमें ये पूछ रहा है कि एक इफ्लुएंट फ्लो रेट दिया हुआ था 2670 मीटर क्यूब पर डे का, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। उसके बाद फिर लेबोरेटरी डेटा निकाला गया डिसइंफेक्शन का, जो क्लोरीन डोज 15 mg पर लीटर के लिए बनाया गया था। तो मतलब ये बस बेसिकली ये बता रहा है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एंटी इस इक्वेशन के अनुसार वेरी कर रहा है, ठीक है, इनटू टी। और ये कह रहा है कि 98% बैक्टीरिया जब मर जाएंगे उस टाइम तक कितना पानी फ्लो कर जाएगा, मतलब कितने वॉल्यूम को डिसइंफेक्ट कर पाएंगे लोग, ठीक है। तो हमें पता है कि 98% मर जाएंगे, यानी एंटी क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग 98% अगर मर गए तो कितने परसेंट सर्वाइव किए होंगे, 0.02, और 98% मर गए तो 0.98% मर गए इनिशियल, ठीक है। उसके बाद इंटू ई की पावर माइनस 0.145 इंटू टी। यहाँ से हम टी जो कैलकुलेट करेंगे तो टी हमारा आता है 26.979 मिनट्स, ओके। तो टी की वैल्यू हमें आ गई। अब टी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो 26 इतना मीटर क्यूब पानी था, तो 26.9 मिनट्स में कितना पानी फ्लो करेगा। तो पहले तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें आ जाएगा 51.7 मीटर क्यूब। इतना पानी जो होगा वो हमारा फ्लो करेगा जब तक ये बैक्टीरिया वगैरह मरेंगे, ठीक है, 98% परसेंटेज तक, ठीक है।
तो इसका आंसर हमारा 51.7 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसे मार्क कर देंगे, इसे लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है क्लोरीन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इट अचीव्स 50% ऑफ डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी। ओके, 50% एफिशिएंसी डिसइंफेक्शन का अटेंड करता है ये। measure to terms of killing indicator microorganism E. coli in 3 minutes. Minimum time required to achieve 99% disinfection efficiency would be. ओके, मतलब ये हमसे कह रहा है, तो डिसइंफेक्शन को ना सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, मतलब उसका जो इफ़िशियंसी, ठीक है, इफ़िशियंसी जो होगा, इफ़िशियंसी n, उसकी फार्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू टी इंटू 100। ठीक है, तो पहले हमको कह रहा है कि 50% बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, तो 50 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस के इंटू कितने टाइम में, 3 मिनट में। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो आता है हमारे 2.231 मिनट इनवर्स। इतना हमारा के वैल्यू आ गया। अब हमसे ये कह रहा है कि जब इफ़िशियंसी हमारा 99% होगा तो टाइम जो होगा, यानी टाइम जो T2 होगा वो कितना होगा। तो N2 निकालने के लिए हम N2 की वैल्यू पता ही है हमें, तो हम पुट करते चले जाएंगे, डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, ये सब नहीं लिखेंगे, फिर से डायरेक्ट पुट करते हैं। 99 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर 0.231 इंटू T2 इंटू 100। यहाँ से जब आप T2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 19.39 मिनट्स आती है। ओके, तो डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा करेक्ट, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के ऊपर, जो कि गेट में आए थे 2019 तक। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद।